हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत। सबका सोल्यूशन है डॉट नेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी, जेई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉट नेट पर। साथ ही अब डॉट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉट नेट। हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारामेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस चैनल पर आप सभी को आईटीआई पॉलिटेक्निक एवं पारामेडिकल प्रवेश परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स लगभग कंप्लीट भी होने वाला है और आपका फिजिक्स का क्रैश कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि फिजिक्स के क्रैश कोर्स में आपका 4 क्लास जो है हो चुका है और आज जो है फिजिक्स के क्रैश कोर्स का आपका 5th नंबर यानी कि 5वां क्लास होने वाला है और काफी महत्वपूर्ण क्लास जो है आज का आप लोगों के लिए होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग जो है भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के सारे कंसेप्ट को देखे थे और आज के क्लास में आपको बता दें फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो भौतिक राशियां हैं इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और खास करके वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और 10 मॉडल सेट का जो है पीडीएफ आंसर के साथ बिल्कुल फ्री में आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मोबाइल ऐप का, वहां से जरूर आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे पहले के सभी क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो भी साथी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो भैया ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन होते हैं सारा का सारा हम टेलीग्राम पर ही क्या करते हैं डाल देते हैं। चलिए शुरू करेंगे फिजिक्स क्रैश कोर्स का। आज भौतिक राशियों से संबंधित आपको बताओ ये सारा का सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा और कुछ जो आपके डाटाबेस क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के 2 बल, ठीक है, 2 बल जो है अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं। अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत है मतलब अल्फा कोण बनाते हुए क्या है वो एक्शन कर रही है और उनका परिणामी जो है 13 न्यूटन है और उसका जो रिजल्टेंट जो फोर्स है जो बल है वो 13 न्यूटन है। तो आपको बताना है कि अल्फा का मान क्या होगा, इसको आप फिगर के रूप में समझिए। यहाँ पर एक जो बल है वो 12 न्यूटन का है, दूसरा बल 5 न्यूटन का है और दोनों अल्फा कोण पर क्या है झुका हुआ है। मान लेते हैं कि भाई ये जो है ना आपका एक बल है, ठीक है, और ये आपको पता होगा कि बल होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हम एक बल मानते हैं और ये मानते हैं भाई ये 12 न्यूटन का है। कितना न्यूटन का? 12 न्यूटन का है। और दूसरा बल कुछ इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से दूसरा बल है, आप ये समझने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा बल है और इसका हम यहाँ पर मान देते हैं 5 न्यूटन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि भाई दूसरा जो बल है ना वो 5 न्यूटन का है और ये दोनों के दोनों बल के बारे में बोला गया कि भाई अल्फा कोण बनाते हुए, यानी कि इस दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, अल्फा है, बनाते हुए कार्यरत है, मतलब ये दोनों अपने एक्शन कर रहे हैं, यानी कि कार्यरत है, कार्य कर रहा है। तो इस दोनों का जो परिणामी बल है यानी कि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो 13 न्यूटन है। तो आपको सिंपली बताना है कोई अल्फा का जो मान है वो क्या होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये होगा, आप सभी जानते हैं ये होगा इसका रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल ये होगा। इस तरह से आपने कंसेप्ट में पढ़ा भी था। तो ये मान लेते हैं भाई ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो देख सकते हैं कि 13 न्यूटन। कितना न्यूटन? 13 न्यूटन, ठीक है, 13 न्यूटन है। अब आप जरा दिमाग लगाओ कि ये अल्फा कितना हो जाएगा। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो बिना इस फिजिक्स का कंसेप्ट लगाए भी आप बता सकते हैं कि अल्फा का मान कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 13 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है 13 और आपको बता दें कि 13 का जो स्क्वायर है ना
वो 12 का स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। कहेंगे सर कैसे? तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और इसका 144 और प्लस 5 का 25 होता है। सभी को पता है भाई? बताओ। ये 169 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 144 और 25 तो 169 हो जाएगा। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। यानी कि जो है ये यहाँ पर कर्ण का काम कर रहा है और कर्ण के जस्ट सामने वाला जो कोण है भैया वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी कि अल्फा जो है, ये अल्फा जिसके बारे में बोला जा रहा है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री को हम बोल सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री को हम बोल सकते हैं π/2। ठीक है, π/2 क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है और बट्टे में क्या देना आपको? 2 देना है। तो 180/2 आप सभी जानते हैं भाई क्या होगा? 90 डिग्री यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह से बाय लॉजिक आप क्या कर सकते हैं? चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन के द्वारा बोला जाए कि यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है। भाई 2 बल यहाँ पे लगाया जा रहा है और आप सभी को बता के मैं आया हूं कि बल जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है। और 2 बल है जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, यानी कि दोनों बल 3 न्यूटन का है। इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन। भाई दोनों इस तरह से लगे हैं ना कि दोनों का रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल जो है वो भी 3 न्यूटन ही हो, तो आपको दोनों बल के बीच का कोण बताना है। दोनों बल के बीच का क्या बताना है? कोण बताना है। इसको फिगर के रूप से समझिए। मान लेते हैं कि भाई ये क्या है? एक बल है, ठीक है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 3 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, और ये भी 3 न्यूटन है। ये भी कितना न्यूटन है? 3 न्यूटन है। और आगे में बोला गया कि इसका जो रिजल्टेंट है वो भी 3 न्यूटन ही है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसको एक पैरेललोग्राम के रूप में क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हम आपको बताए थे कि जो जब दोनों पूंछ में पूंछ सकता है तो इस तरह से डायगोनल जो विकर्ण होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का भी मान देख लो भैया कितना न्यूटन। ये 3 न्यूटन ही क्या किया गया है? क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, इसको आप परिणामी वेक्टर या फिर रिजल्टेंट वेक्टर बोल सकते हैं। इसका नाम हम P दे देते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं Q। इसका नाम, इस वेक्टर का नाम क्या दे देते हैं? Q दे देते हैं। और यहाँ पर तो दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा ये बताना है। एक बल तो ये 3 न्यूटन वाला था और एक बल ये 3 न्यूटन वाला था, P और Q। तो इस दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा आपको बताना है। मान लेते हैं हम कि दोनों के बीच का कोण थीटा है। क्या मान लिया हमने? कि दोनों बल के बीच का जो कोण है ना उसको हमने थीटा मान लिया। अब थीटा मानेंगे तो आगे अब आपको क्या करना है सो देखिए। आप जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं? हम यहाँ पर पूरा डिटेल में सॉल्व कर देते हैं। रिजल्टेंट यानी कि परिणामी वेक्टर, जिसको आप यहाँ पर हम एक बार C भी बताए थे। तो परिणामी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ये दोनों वेक्टर का क्या करेंगे? स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P स्क्वायर और प्लस Q स्क्वायर और प्लस 2PQ cos थीटा होता है कि नहीं? cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। अब आप ही बताओ इसमें क्या क्या आपके पास है। R का मान देख लो 3 न्यूटन है, तो यहाँ पर हम 3 ले सकते हैं। फिर दाहिने में देख सकते हैं कि रूट में P का मान कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस Q का भी मान क्या है? 3, तो ये 3 का स्क्वायर और प्लस में 2PQ cos थीटा। तो 2P का वैल्यू 3 और Q का भी वैल्यू 3 और cos थीटा, कौन सा थीटा? cos थीटा लेना है। अब आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो करो जल्दी से भैया। 3 जो है ना ये तो आपका अभी क्या रहने दीजिए, 3 ही रहने दीजिए। एक काम कीजिए मेरे अनुसार से, आप जानते हैं कि दाहिने से स्क्वायर को हटाएंगे तो बाएं लग जाए, सॉरी दाहिने से इस रूट को हटाएंगे ना, दाहिने RHS में बराबर के दाहिने में रूट लगा हुआ है, इस रूट को हटाएंगे तो बाएं इस 3 पर लग जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर लगेगा, समझ में आ रहा है? तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9। बोलो सही में समझ में आ गया? 9। और फिर ये 9, ये 3 दिख रहा है ना, 3 का स्क्वायर, ये भी 9 दे देगा।
और ये 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 दूना 18, इस तीनों को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 दूना 18 कॉस थीटा होगा कि नहीं, 18 कॉस थीटा हो गया। अब आ जाओ इधर, आप हल्का इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आराम से आपको मान मिल जाएगा। अगर आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि 18 ठीक 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 है, वो भी ठीक है चलेगा। बट एक काम कीजिए, आप क्या काम कीजिए, जो 18 कॉस थीटा है ना, 18 कॉस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, हम इस सारे चीज को बाएं ले आते हैं, ये 9 9 और ये देखो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 18 लिख ले और फिर 18 कॉस थीटा है प्लस में 18 कॉस थीटा है, और जो बाएं में था उसको दाहिने भेज देते हैं। तो बाएं में कितना था, 9 था, तो हमने क्या किया, बाएं वाले सभी चीज को दाहिने भेज दिया, दाहिने वाले सभी को बाएं ले आया। अब आप आ जाओ आगे, देखो कि क्या होगा। ये 9 9 18 हुआ है, और ये तो 3 तिया 9 और 2 18, ये पहले था, और 9 और 9 18 ये आया है। अब हम 18 कॉस थीटा, 18 कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं 9 माइनस ये 18 जाएगा दाहिने से, क्या होगा बताओ, माइनस 18 हो जाएगा। अब आप बताइए जल्दी से कि 18 कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे सर जी 18 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -9। बोलो यस, ठीक है, क्योंकि -18 और ये +9 कितना होगा, -9 हो जाएगा। अब आप ही बताओ, हम अगर बोले कॉस थीटा बराबर -9 बट्टे ये 18 जो है वो चला जाएगा, तो ये 18 बट्टे में चला जाएगा, 9 1 का 9, 9 दूना 18, तो क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है भाई, कॉस थीटा बराबर आपको मिल रहा है -1/2, -1/2 मिल रहा है कि नहीं। अब आप ही बताइए 1/2 कॉस कितने डिग्री का मान होता है, तो सभी बोलेंगे सर जी 60 डिग्री का मान, लेकिन -1/2 तो नहीं होता है, +1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का मान। लेकिन याद रखिएगा कि कॉस 120 डिग्री का मान होगा -1/2, कॉस 120 डिग्री का मान कितना होगा, -1/2। दैट मीन्स अगर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो 120 डिग्री इज द राइट आंसर। मतलब अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही है। इस तरह से बना सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 बल राशियों के परिणामी 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है। 2 बल राशि है, 2 बल राशि है, मतलब 2 वेक्टर क्वांटिटी, सीधा समझ लीजिए, और उसका परिणामी जो है ना वो 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है, ठीक है, और वे परस्पर लंबवत लगे हैं। वो परस्पर जो है लंबवत लगे, मतलब लंबवत खड़े हैं, तो आपको उनके परिणामी बल का जो है परिणाम कितना होगा, ये आपको क्या करना है, बताना। अब बातों को समझो, इसमें बोला क्या जा रहा है। अगर हम क्वेश्चन को डिटेल में नहीं समझाएंगे तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर 2 बल का बात किया जा रहा है, जिसमें एक तो है 6 न्यूटन और एक है 8 न्यूटन, और दोनों परस्पर यानी कि एक दूसरे के साथ लंबवत लगे हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, इसमें एक है ये, एक ये है मान लीजिए, और यहाँ पर जो है ना इसका मान हम यहाँ पर दे देते हैं कितना, जितना क्वेश्चन में दिया गया 6 न्यूटन ले लेते हैं, इसका मान है 6 न्यूटन बोला जा रहा है, और दूसरा बल है जिसका मान है 9 न्यूटन, ठीक है, लेकिन ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लंबवत का सीधा सीधा मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 न्यूटन दिया गया है। कितना न्यूटन दिया गया, 8 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, तो उनके परिणामी बल का परिमाण कितना होगा, इसका जो रिजल्टेंट है परिणामी बल है उसका जो परिणाम है वो कितना होगा, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे। इस तरह से पहले क्या करेंगे, इसको ये कर लेंगे और फिर इसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद ये जो होगा यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, खींचेंगे, ये होगा परिणामी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, और इसी का वैल्यू आपको क्या करना भैया, निकालना है। तो देखो हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बता के आए हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है R बराबर रूट अंडर, ठीक है ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसको आप p मान लीजिए और इसको q मान लीजिए, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो बताओ p का मान कितना, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और प्लस q स्क्वायर, तो q का वैल्यू कितना है 8,
तो 8 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट सुनो, फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको भी ज्यादा क्लियरेशन हो पाएगा। सिंपली आप देखिए, सबको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, और जिनको याद नहीं भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हो, फॉर्मूला याद कर लेना। तो रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2pq cos थीटा। बोलो सही बात है, 2pq cos थीटा होता है, इसका वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो p का मान कितना, तो p का मान सर जी 6, तो 6 ये देख सकते हैं कि p का वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बोलो यस। प्लस है तो प्लस, q का स्क्वायर कितना 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस है तो प्लस 2 गुने यहाँ पर हो जाएगा pp यानी कि 6 और q यानी कि 8 और गुने में cos थीटा। cos थीटा सर जी थीटा का मान क्या होगा, ये थीटा होता है, यही ना थीटा कहलाता है। तो थीटा का मान कितना होगा, लंबवत है भाई, लंबवत है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम cos क्या बोल सकते हैं, cos 90 डिग्री बोलेंगे। कितना डिग्री बोलेंगे, cos 90 डिग्री। अब हल्का आप आगे दिमाग लगाओगे तो बहुत सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, सो देखिए, आप सभी जानते हैं कि क्या होगा, यहां से यहां तक आपको पूरा गुना करना है, लेकिन बताओ cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो बोलेंगे सर जी cos 90 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है। तो ये हो गया 0, 0 से 8 को गुना करेंगे 0, 0 से 6 को गुना करेंगे 0, 2 से गुना करेंगे 0, ये वाला टर्म हो गया पूरा का पूरा 0 हो गया 0, और ये 36 और 64 हो गया पूरा 100। कितना हो गया, 100। तो 100 का भाई जानते हैं क्या कर सकते हैं आप, 100 रूट 100 का मान कितना होगा, 10, यानी कि 10 न्यूटन। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर ही हो गया। तो 10 न्यूटन में मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। बोलो समझ में आ गया, समझ में आ गया तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई जल्दी से, क्योंकि इतना जबरदस्त गर्दा कंसेप्ट आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर आगे आपके 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि सबसे आसान है, बट हल्का दिमाग आपको लगाना होगा। कंपटीशन का क्वेश्चन है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है तथा वायु 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। जहाज की वास्तविक गति क्या होगी ये आपको बताना। पहले तो भैया गति आपको निकालने के लिए बोला है। गति तो तब आप निकाल पाएंगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं जानता हूं कि कौन बच्चे क्वेश्चन समझे हैं, कौन बच्चे नहीं समझे हैं। देखो हम आपको क्वेश्चन पहले समझाते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है वो पहले समझिए, फिर क्वेश्चन तो आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए, और जिनको वीडियो अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लीजिए, पूरा फ्रेश दिखेगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ टेक्निकल चीजें भी सीखो भाई, डिजिटल इंडिया आ चुका है, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया ला दिया, तो कुछ टेक्निकल चीजें भी आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको समझिए। ये है मान लीजिए y अक्ष और ये है आपका x अक्ष। सीखिएगा कुछ चीज जो हम अभी देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ऊपर होता है उत्तर, क्या होता है उत्तर, और नीचे वाली दिशा को बोलते हैं हम लोग दक्षिण। क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। दाहिने होता है पूरब और जो बाएं होता है ना, बाएं होता है पश्चिम। बाएं क्या होता है, पश्चिम। लेकिन आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज उत्तर पश्चिम की दिशा में जा रहा है। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है, ये उत्तर है और ये आप देख सकते हैं पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो जाएगा वही कहलाएगा उत्तर पश्चिम। तो ये वाला जो वेक्टर है ना वो है हवाई जहाज का, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है देख सकते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हवाई जहाज पूरा इधर पूरे बीच में, उत्तर और पश्चिम के पूरे बीच में जा रहा है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। और तथा देख सकते हैं आगे बोला गया कि भाई वायु जो है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उत्तर पूरब में, किधर, उत्तर पूरब कौन होगा, उत्तर और पूरब के बीच का जो स्थान है वही कहलाएगा उत्तर पूरब। ये कहलाएगा उत्तर पूरब। ये क्या कहलाएगा, उत्तर पूरब। और उत्तर पूरब में हवा इधर जा रही है, इसका स्पीड कितना है, गति कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बताओ हवाई जहाज इधर जाना चाहती है, हवा इधर धकेल रही है, तो आपको सिंपली बताना है। तो हवाई जहाज हवा के कारण तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड कमेगा। स्पीड कमेगा कि नहीं, बोलेंगे सर जी यस बिल्कुल, स्पीड तो कमना जो है चाहिए।
या फिर जो भी प्रभाव पड़ेगा हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले ये बताइए आप, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री बनेगा, कोण कितना डिग्री बनेगा। तो याद रखिएगा इधर जो है 45 डिग्री और इधर भी 45 डिग्री छोड़ करके कहते हैं बीच। तो ये 45 हो गया 90 डिग्री। पूरा कितना डिग्री का कोण बन रहा है बीच में, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया, मान लेते हैं कि ये P है, ये क्या है P है और ये Q है, ठीक है। और इसके बीच में जो पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार अगर निकालेंगे तो वो कहलाएगा R, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पर सिंपली देखा जाए तो P का वैल्यू यहाँ पर 80 दिया गया है और Q का वैल्यू 60 और जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो आपको सिंपली रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। इसका फार्मूला आप पास में क्या कीजिए, लिख लीजिए। फार्मूला होता है P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। बोलो ठीक है, ये फार्मूला पैरेललोग्राम लॉ में काम करता है कि नहीं, बोलेंगे यस सर जी काम करता है। तो P का वैल्यू 80 तो 80 का स्क्वायर होगा, प्लस Q का वैल्यू 60 तो 60 का स्क्वायर होगा और प्लस 2P यानी कि 80 और Q यानी कि 60। और भाई देखो cos कितना डिग्री, cos 60 डिग्री, cos कितना डिग्री। तो यहाँ पर सॉरी 60 नहीं 90, 60 नहीं कितना 90, क्योंकि देख सकते हैं 90 यहाँ पे दे रखा है। तो ये हो गया 60-90 डिग्री, कितना डिग्री 60-90 डिग्री, सॉरी cos 90 डिग्री, 60-90 डिग्री cos 90 डिग्री। अब आप सभी लोग जल्दी से इसका वैल्यू बता दो जल्दी से। तो 80 का जो स्क्वायर है वो 6400 होगा, 8 64 होता है। तो 6400 प्लस 6 छक्के 36 यानी कि ये हो गया 3600 और प्लस में क्या लोगे, ये तो हो जाएगा लड्डू। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0 और 0 से 60 80 और 2 गुना करेंगे तो वो भी हो जाएगा 0। समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आ रहा, सो जल्दी से बताओ, ठीक है। अब 3600 और 6400 टूटेगा तो ये हो जाएगा इतना 10,000 मतलब 1 पर 4 जीरो और 1 पर 4 जीरो मतलब 2 जीरो हो जाएगा बाहर, 2 जीरो क्या हो जाएगा बाहर। इतना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आपका हवाई जहाज चलेगी। तो 100 यहाँ पर 100 बिल्कुल क्या हो गया, सही आंसर जो है हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ बातें, 100 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह से बना सकते हो भाई आप। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो निम्न राशि में से कौन सी सदिश नहीं है, कौन वेक्टर नहीं है, ये आपको बताना। वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है, तो अगर आपने क्लास किया होगा तब तो आपको जरूर पता होगा। 5 का हम आपको अगर यहाँ पे बता दूं तो जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, गतिज ऊर्जा जो है ना वो सदिश राशि नहीं है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चलो आगे आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। आप आगे आ जाओ। अगर आप तैयारी करते हो मेरे साथ तो टेंशन मत लेना कोई, ठीक है ना, कि क्या होगा नहीं होगा। आप देख सकते हैं पिछले साल भी हमने तैयारी कराया था, बहुत सारा बच्चा यहाँ से निकला था, ठीक है। और आप तैयारी करेंगे आप भी निकलेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरह का क्वालिटी क्लास आपको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, P तथा Q परिणामी बलें दो सदिशों के अधिकतम तथा न्यूनतम, अधिकतम मतलब हाईएस्ट और न्यूनतम मतलब लोएस्ट, परिणामी का परिणाम जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आप देख सकते हैं कि 3:1 के अनुपात में है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। एक तो P है वेक्टर, दूसरा Q वेक्टर है और इस दोनों है ना देख सकते हैं कि दो सदिशों के अधिकतम और न्यूनतम परिणाम का जो परिणाम है ना वो 3:1 में। P और Q का जो अधिकतम रिजल्टेंट है वो 3 मान लीजिए और जो न्यूनतम यानी कि जो सबसे मिनिमम है वो 1 है। तो इसके अधिकतम और न्यूनतम का अगर कभी भी अगर आपको परिमाण अगर दे दिए 3:1 और तब पूछा जाए कि भाई P और Q में क्या संबंध होगा, तो सीधा सीधा आप बताइएगा कि P और Q में P बराबर 2Q का संबंध होगा, यानी कि P जो होगा वो Q का 2 गुना होगा। समझ में आ गया, तब जाकर के आपको 3:1 जो है मिलेगा किसके, तो उसके हाईएस्ट वाले रिजल्टेंट में और लोएस्ट वाले रिजल्टेंट का जो अंतर है वो मिलेगा, ठीक है। आगे आइए और इस क्वेश्चन को हल्का आपको करना होगा सॉल्व। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर जो है चलता है और पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, आपको क्या करना है बताना।
चलिए समझते हैं इस चीजों को बहुत ही अच्छा तरीका से आपको, क्योंकि हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा के आया है। जब कभी उत्तर पूर्व पश्चिम चलने का अगर बात किया जाए तो आप क्या करेंगे, कार्तीय तल जो है ना बना लेंगे। मान लेते हैं ये y अक्ष है और ये रहा आपका x अक्ष, ठीक है। ये y अक्ष x अक्ष, पहले आपको पता होना चाहिए कि y अक्ष ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दाहिने पूरब होता है और बाएं होता भाई पश्चिम। बाएं क्या होता है, पश्चिम। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्यक्ति जो है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उत्तर पूर्व, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हुआ, तो इधर जाता है कितना डिग्री का कोण बनाते हुए, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है ना। ये 60 डिग्री, ये कितना डिग्री का कोण है भाई, 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ये जाता है कितना, 20 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ तक कितना मीटर है, ये 20 मीटर जाता है, ठीक है, 20 मीटर जाता है। तो पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, पूर्व मतलब इधर, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है, ये दूरी है आपके पूरब की ओर ही और ये दूरी है उत्तर दक्षिण की ओर। तो पूर्व मतलब आपको बताए थे हम, ये जो है ना ये होता है O, और ये पॉइंट आप इसको A डैश बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, A डैश, और ये जो पॉइंट है इसको A डबल डैश बोल दीजिए। तो आपको हम बताए थे। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या समझ में आ रहा है, ये O से A डैश का कितना दूरी है यही आपको बताना है। मतलब व्यक्ति जो है वो पूरब की तरफ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कि पूरब की ओर उसने कितनी दूरी तय की है ये आपको बताना है। तो O से A डैश क्या होगा जल्दी से बताओ। इसका फार्मूला आपको बताए हैं, इसका फार्मूला होता है A cos थीटा, क्या होता है, A cos थीटा होता है, ठीक है। और इसका O से अगर A डबल डैश का बोले तो हम आपको बताए थे, फिर भी बता देते हैं, A sin थीटा होता है, क्या होता है, A sin थीटा। तो समझो कि ये A cos थीटा हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर निकालना है A cos थीटा। क्या निकालना है, A cos थीटा। तो बताओ A क्या है, A वही जो 20 मीटर चल रहा है व्यक्ति। तो A का वैल्यू यहाँ पर आपको सिंपली दिया गया कितना, 20 cos थीटा, और cos तो cos है, थीटा का मान कितना क्वेश्चन में दिया गया, 60 डिग्री, देख लीजिए गौर से, 60 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री है। तो फिर 20 गुने cos 60 डिग्री का मान आप लोग जल्दी से बताओ, बोलेंगे सर जी 1/2, तो 2 से 20 को आप जब काटेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 10। तो फिर क्या होगा, तो फिर 10 को 1 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा आपको 10, कितना, 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर। फाइनल आंसर ही हो गया। यानी कि O से लेके A पूरब की तरफ व्यक्ति कितना चला है, 10 मीटर, मात्र 10 मीटर चला, तो 20, लेकिन पूरब की तरफ वो मात्र ही 10 मीटर चला है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो A आंसर बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, 10 मीटर। समझ में आ गया चीजें। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में आप पर क्या बोला गया है उसको आप ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन तो हल्का लंबा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, इसलिए घबराना मत। एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर, अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर उसने विद्यालय पहुंचा। उसने विद्यालय की ओर से सीधी दूरी है, उसके विद्यालय की घर से सीधी दूरी कितनी है। अभी इसको समझने के लिए उत्तर पूर्व पश्चिम जैसे चलने वाले का बात करें तो सीधा सीधा आप कार्तीय तल क्या कीजिएगा, पहले बना लीजिएगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये खींच ले रहे हैं y अक्ष और ये है आपका x अक्ष। इसमें हल्का क्या कर रहे हैं, हम इसको सीधा बनाने का कोशिश करते हैं तो देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। देखो मान लीजिए कि ये है आपका y अक्ष, क्या है, सीधा सीधा आ रहा है लगभग, ये y अक्ष है, और इधर हमने ले लिया आपका x अक्ष। ये क्या ले लिया, बोलो जल्दी से, x अक्ष ले लिया, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आपको पता चल ही गया होगा। ऊपर होता है कॉपी में ये उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण, दाहिने होता है पूरब और बाएं होता है पश्चिम, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर किधर जाता है, पूरब की तरफ जाता है। तो ये है, ये मान लीजिए कि ओरिजिन है, मूल बिंदु है,
और यहाँ से इधर कितना किलोमीटर जाता है, वो 1 किलोमीटर। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक चल के जब आता है तो उसका 1 किलोमीटर पूरा हो जाता है। बिंदु ए तक आने में वो तय किया 1 किलोमीटर, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि फिर 3 किलोमीटर क्या करता है, वो दक्षिण चलता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, दक्षिण जाना तो नीचे आना होगा, तो यहाँ से मान लीजिए कि 3 किलोमीटर ये क्या कर रहा है, दक्षिण आ रहा है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, बी तक आने के लिए उसको 3 किलोमीटर क्या करना पड़ा, चलना पड़ा, ठीक है। बी तक आ चुका है। अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम 4 किलोमीटर पश्चिम जाना इसको, तो इधर जाएगा क्योंकि इधर दिखते हैं पश्चिम है। तो ये यहाँ से मान लेते हैं कि चलना शुरू करता है और इधर की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल के यहाँ आता है। मान लेते हैं ये पॉइंट डी पर आता है 4 किलोमीटर। तो बताओ यहाँ से यहाँ जब आया होगा, ये मान लीजिए कि सी पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना किलोमीटर आ गया, 1 किलोमीटर आ गया। क्योंकि देख सकते हैं ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि लंबवत चलते हैं जब कभी भी हम चलते हैं तब। अब यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर चला था तो 1 इधर हो गया, तो ये सी से लेकर के ये डी का दूरी हो जाएगा 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो साफ साफ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आगे कि उसके विद्यालय की घर से सीधी दूरी। तो भाई देखो इसका ये था घर और डी पॉइंट है विद्यालय, तो घर से विद्यालय की जो सीधी दूरी ये होगा, घर से विद्यालय की सीधी दूरी ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। ये वाला ओ से लेकर के डी तक, तो यहाँ पर आपको यही ओडी निकालना है। अगर बात किया जाए त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज CDO में, किसमें, CDO में, तो त्रिभुज CDO में आप देख सकते हैं कि एक भुजा यहाँ पर पता है और ये भुजा निकालना, जबकि ये भुजा है नहीं। लेकिन गौर करेंगे तो ये अगर A से B 3 है ना, तो O से C भी 3 किलोमीटर होगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, और जब ये 3 किलोमीटर हो गया तो अब आपको 2 भुजा मिल गया। ये तीसरा भुजा निकालना, और देख लो ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि ये कर्ण है। DO जो है वो कर्ण है। तो सीधा सीधा त्रिभुज CDO में DO यानी कि कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर ये लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। तो लंब किसको मान लीजिए भाई, लंब मान लेते हैं आप OC को। किसको मान लेते हैं, OC को। तो यहाँ पर हो जाएगा OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बताओ जल्दी से, OC का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और CD का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को स्क्वायर, तो 9 9 18, कितना हो जाएगा, 18। और √18 का मान कितना होगा, √18 का मान हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 3 9 और 9 2 18, तो 1 3 बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 2। इतना किलोमीटर आपका बिल्कुल फाइनल आंसर ही हो जाएगा, 3√2 किलोमीटर। ऑप्शन कौन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही दिख रहा है। 3√2 किलोमीटर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, फास्टली देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा था, ये कलर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है कि फिर कलर चेंज कर दे, कलर हल्का सा चेंज कर लेते हैं। चलो अब देखो, 300 न्यूटन बल के 2 समान है ना विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर हैं का मान होगा। 300 न्यूटन का बल है जिसको 2 भागों में बांट दिया गया है, और वो भी समान 2 भाग, 2 समान भागों में उसको विघटित मतलब तोड़ दिया गया है। दोनों बल जो 300 न्यूटन के बल को तोड़ करके जो 2 भागों में बांटा गया वो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि भाई उसका मान क्या होगा, उस दोनों बल का मान क्या होगा। तो मान लेते हैं कि जो 300 न्यूटन के बल को 2 भागों में जो उसको विघटित किया गया है, तोड़ा गया, उसमें से एक भाग तो ऐसे है, मान लेते हैं यह है पहला भाग, ये क्या है, पहला वेक्टर है जिसको हम F1 के नाम से बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह का है, मान लो भाई, मान लो कि ये दूसरा वेक्टर है और इसको हम बोल देते हैं F2। क्या बोल देते हैं, F2। और आप ही बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या रहा होगा। इसका रिजल्टेंट आप इस तरह से पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा
और इसके बीच का जो विकर्ण होगा ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। सभी को पता है, कल का क्लास जो लोग देखेंगे उसको सबको पता है। और यही इस रिजल्टेंट का मान क्वेश्चन में दे रखा है भाई 300 न्यूटन। कितना न्यूटन? 300 न्यूटन दे रखा है क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप। और बोला जा रहा है कि दोनों जो आपके बल है ना वो 60 डिग्री कोण पर झुका, यानी कि ये वाला कोण दोनों 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि दोनों जो है ना समान विघटित, मतलब समान मतलब दोनों का वैल्यू समान, दोनों एक ही, जो F1 और F2 का मान एक ही है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू देख सकते हैं कि 60 डिग्री मिल रहा है, और ये F1 जो है ना वो बराबर है F2 के, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। F1 और F2 बराबर, इसको जनरली हम F बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? F। ये सारे के सारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। और एक चीज और दिया गया है, रिजल्टेंट का मान दिया गया है, देख लीजिए गौर से एवं पूरा ध्यान से देख लीजिए। तो देखेंगे सर जी रिजल्टेंट का मान क्या दिया गया है। तो रिजल्टेंट का मान आप क्लियरली जो है देख सकते हैं कि 300 न्यूटन क्वेश्चन में दे रखा है। बोलो यस, क्वेश्चन में 300 न्यूटन दे रखा है। इधर हम अभी घेर लेते हैं। अब बताइए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, है ना, पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर। तो पहला का स्क्वायर क्या है? F1 का स्क्वायर करेंगे हम, और प्लस दूसरा का स्क्वायर तो F2 का होगा स्क्वायर, और प्लस 2F1 F2 2F1 इंटू क्या हो जाएगा F2, और इंटू में cos थीटा होगा। क्या होगा? cos थीटा। और थीटा का मान हम 60 डिग्री अभी से ही ले ले, और उसका मान 300 डिग्री दिया गया है। बोलो यस, सॉरी 300 डिग्री नहीं 300 न्यूटन दिया गया है। अब आप सिंपली इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई क्या यहाँ पे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए सिंपल सा चीज है क्या कि यहाँ पर आप पाएंगे F1 F2 जो है ना उसको आप F बोलिए। क्या बोलिए? F का स्क्वायर, और प्लस ये इसको भी F ही बोलिए, तो ये हो जाएगा F का स्क्वायर, और प्लस 2 प्लस में आपको 2 लेना है, और F1 और F2 को आप F बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F। तो F1 और F2 का मान हम F रख देते हैं, F रख देते हैं। और cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो भैया आप सभी जानते हैं cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और इधर क्या है 300 है। अब बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आप बताओ कि आपको बच क्या पा रहा है, आपको मिल क्या पा रहा है। एक F1 सॉरी एक F स्क्वायर और एक F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर हो जाएगा। बोलेंगे जी सर जी हो जाएगा, और प्लस एक मिनट रुकेंगे, इसको हल्का सॉल्व हम कर ही देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इसको हटा लीजिए, और अगर सीखना चाहते हैं इत्मीनान से सीखते रहिए। अभी बताओ ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और ये प्लस दिख रहा है आपको, ये वाला प्लस, तो प्लस ले लीजिए। और फिर इस 2 को काटने के बाद F इंटू F क्या होगा? F स्क्वायर हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा। और दाहिने में क्या बच रहा है? 300 बच रहा है। अब आ जाओ यहाँ और इसको हल्का जल्दी से फास्टली सॉल्व करके दिखाओ। एक F स्क्वायर एक F स्क्वायर एक F स्क्वायर, बोलेंगे सर जी ये हो जाएगा रूट अंडर 3F स्क्वायर, और दाहिने में 300, दाहिने में कौन सी? 300। आप जानते हैं कि F स्क्वायर मतलब F गुने F, तो एक F हो जाएगा बाहर, एक F क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। लेकिन रूट में कौन बच जाएगा? 3। रूट में कौन बचेगा? 3। दाहिने में कौन है? पहले से 300 है, तो आप इसको लिख सकते हैं F बराबर दाहिने में 300 और ये रूट 3F आ जाएगा बट्टे में, रूट 3 हो जाएगा। अब लेकिन ये ऑप्शन में कहीं भी आंसर नहीं दिया गया है, इसका आंसर कहीं भी इसके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो क्या करेंगे सर जी? तो करेंगे कुछ भी नहीं, इसको करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, ऊपर 300 है, देख सकते हैं ऊपर 300 है, 300 और नीचे है रूट 3, तो हम कर देते हैं हर परिमेयकरण, यानी कि रूट 3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और रूट 3 से नीचे भी हम गुना कर देंगे। तो रूट 3 से ऊपर गुना करेंगे तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा? 300 गुने रूट 3, और बट्टे में ये एक काम करो तुम, रूट 3 गुने रूट 3 क्या होगा? तो बोलेंगे ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 तिया 9 और 1 9
3 गुणे 3 ये बाहर हो जाता है, 3 से 300 को भाग करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये हो गया 100√3। कितना हो गया जल्दी से बोलो? ये हो गया 100√3। लेकिन 100√3 तो है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 100√3 नहीं है। मतलब √3 का मान डाल करके आपको 100 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। 100 से जैसे आप गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 दशमलव जो है ना 738.2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 732, यानी कि 1 मिनट यहाँ पर दशमलव नहीं होगा, दशमलव यहाँ पर होगा। ठीक है, और इतना न्यूटन। आप √3 का वैल्यू डाल करके गुना करेंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। क्या पूछा जा रहा है कि सदिश राशि है, तो 10 में आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वेग जो है वो क्या है? सदिश है, बाकी दूरी चालक नहीं, चाल और द्रव्यमान ये सभी अदिश राशि होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन उससे भी सिंपल। दो समान वेक्टर का परिणामी शून्य है, उसके बीच का कोण होगा। हम डायरेक्ट आपको कंसेप्ट में बताए थे कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर शून्य आ रहा है तो उसके बीच का जो कोण रहा होगा वो 180 डिग्री रहा होगा। कितना रहा होगा? 180 डिग्री। कंसेप्ट देखो यहाँ पर, समझ ही लो इसको। इधर लग रहा है, ठीक है, दो समान वेक्टर का परिणामी शून्य है। इधर 5 न्यूटन का बल से इसको खींचा जा रहा है और इधर भी 5 न्यूटन का बल से इसको क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। तो दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री। आप बताओ, इधर भी 5 न्यूटन का बल लगा खींचोगे, इधर भी 5 न्यूटन का बल लगा के खींचोगे, तो दोनों का परिणाम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट 0, तो कितने डिग्री पर 0 आ रहा है? 180 डिग्री पर। बाई कंसेप्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं? 12 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 30 मीटर ऊंचाई तक जाकर वह पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाती है। वस्तु का जो है ना परिणामी विस्थापन क्या होगा? आप यहाँ पे खड़े हैं और एक वस्तु को फेंकते हैं, वो वस्तु यहाँ गया, फिर आ गया यहाँ पर, लौट के यहाँ आ गया, मतलब जहां से फेंके थे वहीं आ गया। तो अब बताओ कि उसमें विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हो? विस्थापन मतलब होता है स्थान में परिवर्तन। तो यहाँ पर तो स्थान में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, जहां था वहीं पे आ गया। तो यहाँ पर स्थान में परिवर्तन हुआ 0, यानी कि विस्थापन का बात किया जाए तो यहाँ पर विस्थापन 0 हुआ। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ए पर है, ठीक है, और ये 5 मीटर पूरब की तरफ चलता है, बी तक आ जाता है 5 मीटर, तब पूछेगा कि व्यक्ति ने कितना विस्थापन किया? तो 5 मीटर विस्थापन किया। लेकिन ऊपर आपने फेंका, फिर उसी जगह पे आके गिर गया तो 0 विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। सो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? सभी लोग बता दो जल्दी से। 13 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का एक चक्कर लगाने के पश्चात औसत वेग कितना होगा? बताओ भाई। एक वृत्ताकार पथ है और इस पथ पर यहाँ से क्या करती है? देख सकते हैं कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का एक चक्कर लगाने के पश्चात औसत वेग कितना होगा? ये वस्तु यहाँ से चलना शुरू करती है इधर से, और फिर यहाँ से चल के यहाँ पर आ जाती है, और इसके चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है कभी भी। तो औसत वेग जो है ना इसका, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 0 होगा, यानी कि औसत वेग जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस कंडीशन पर। ठीक है, इस तरह से आज का क्लास कंप्लीट होता है। नए क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह से ITI पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का बेहतर से बेहतर तैयारी करवाया जा रहा है, और आपके एग्जाम से संबंधित भी सारा नोटिफिकेशन इस पर आपको दिया जाएगा। जो भी लोग अभी तक बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों मोबाइल ऐप का, सभी मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो जो भी आपके काम का हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप वहां से मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हमारे मोबाइल ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF जो है बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो सभी साथी जो है मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।